हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग जिस क्वेश्चन की डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रिटिश सम्राट अथवा ब्रिटिश ताज की शक्तियां या कार्य, यानी पावर्स ऑफ ब्रिटिश किंग और ब्रिटिश क्राउन। जो वर्तमान में राजतंत्र की व्यवस्था क्योंकि अस्तित्व में है इंग्लैंड में, तो वहाँ पे किस तरह की पावर सम्राट के पास है। क्योंकि जो सीमित राजतंत्र की व्यवस्था यहाँ पर है, तो पहले जो निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था होती थी, तो उसी हिसाब से कैसे वर्तमान समय में जो ब्रिटेन में, क्योंकि सम्राट नहीं है तो महारानी है उनकी जगह पे, या सम्राट हो सकता है या सम्राज्ञी हो सकती है, महारानी हो सकती है, तो उसके द्वारा उसको उन पावर्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो लेकिन फिर भी जो एक कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश क्राउन का, ताज का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंतर्गत ही सम्राट की शक्तियां वर्तमान में मानी जाती हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ब्रिटिश सम्राट, महारानी अथवा ताज की शक्तियां। देखिए, एट फर्स्ट तो हम लोग ये यहाँ पे क्लियर कर लें कि जो सम्राट और ताज है उसमें पर्याप्त अंतर मौजूद है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो सम्राट होते थे वो अपने सिर के ऊपर जो राज मुकुट पहनते थे, जो ताज पहनते थे, तो ताज का अर्थ पहले उस हिसाब से लगाया जाता था, क्योंकि उस जमाने में उनके पास निरंकुश शक्तियां रहती थी, जो भी जैसे अनलिमिटेड पावर्स उनके पास होती थी। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम लोग ताज की बात करें, तो ताज से मतलब सिर के ऊपर पहनने वाले मुकुट से नहीं है। ताज वर्तमान में एक संस्था है, सम्राट वर्तमान में एक व्यक्ति है, और ताज वर्तमान में एक संस्था है, और इस संस्था का भाग सम्राट भी है। सम्राट, मंत्रिमंडल और कुछ हद तक जो संसद है, इन तीनों से मिलके जो संस्था बनती है, जिससे इंग्लैंड की जो व्यवस्था है वो चल रही है, तो इन तीनों से मिलके जो व्यवस्था बनती है उसको ताज कहते हैं। तो वर्तमान में ताज का मतलब सम्राट नहीं है, सम्राट ताज नामक संस्था का एक आवश्यक जो वो भाग हो जाता है, एक पार्ट हो जाता है उसका। ठीक है। तो ताज और अब लेकिन क्योंकि मोटे तौर पर यदि हम लोग देखें, तो वर्तमान में जो सम्राट के पास जो पावर है, यानी अभी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है राज सिंहासन के ऊपर, राजतंत्र का प्रतीक वही है। उनको जो पावर मिली है वो उनको ताज के अंतर्गत ही पावर मिली है, यानी ब्रिटिश क्राउन की जो पावर है, क्राउन की जो पावर मेंशंस करी गई है, जो भी जैसे अलिखित संविधान है उनका उस हिसाब से, तो जो ताज की शक्तियां हैं वही वो सम्राट की शक्तियां मानी जाती हैं। तो ताज की शक्तियों के अंतर्गत ही सम्राट की शक्तियों को मेंशन किया गया है। ओके, तो पहली जो पावर है वो है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों में क्या है, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं इंग्लैंड में, जो भी जैसे प्रशासन वहाँ पे चलाया जाता है, तो सम्राट के नाम से ही, क्वीन के नाम से ही प्रशासन चलाया जाता है। राजगद्दी पर जिस वक्त राजा होता है तो सम्राट के नाम से, जिस समय महारानी होती है तो क्वीन के नाम से। तो जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, चाहे वो न्यायिक प्रशासन के पदाधिकारी हैं, चाहे वो सैनिक प्रशासन के पदाधिकारी हैं, या जो भी जैसे बड़े बड़े जो भी पद ऑफिसर्स हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, उनको नियुक्त करने की जो पावर है वो सम्राट के पास होती है। इन प्रैक्टिकल नहीं होती है, सैद्धांतिक तौर पर जो ये पावर है वो सम्राट के पास होती है। और न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर कुछ अधिकारियों को वह पद से जो वो बर्खास्त भी कर सकता है, हटा भी सकता है। यानी जो प्रशासनिक जो कार्यकारी जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है सरकार के द्वारा इंग्लैंड में, तो उस कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग को सम्राट के नाम से ही माना जाता है, सम्राट के नाम से ही उनका जो क्रियान्वयन है वह होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है विदेशी मामलों से संबंधित शक्तियाँ, यानी जो फॉरेन अफेयर्स मैटर्स हैं, उसमें भी जो ब्रिटेन का सम्राट है या महारानी है, तो उसको पावर दी गई है, ताज के अंतर्गत पावर दी गई है। उसमें क्या पावर है, एक तो जो भी संधि समझौते होते हैं वह सम्राट के नाम से ही किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे जो भी जो इंग्लैंड के विदेश सेवा के अधिकारी
दूसरे देशों की जो राजदूत के तौर पर, उच्चायुक्त के तौर पर किसी दूसरे देश में जैसे वो जाते हैं, तो उनको जो नियुक्ति पत्र है वो सम्राट की तरफ से दिया जाता है। जो आदेश जारी होता है सम्राट के नाम से जारी होता है। इसके अलावा दूसरे देश के जो अधिकारी होते हैं विदेश सेवा के, जो अगर इंग्लैंड में किसी, अब जैसे भारत के जो इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, जो हाई कमिश्नर वगैरह हैं हमारे, उनको यदि जैसे लंदन में हमारा जो भारतीय दूतावास, जो उच्चायोग है, क्योंकि जो इंग्लैंड में उच्चायोग की प्रणाली विकसित है, और बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो इंग्लैंड के अंडर नहीं रहे हैं वहाँ पे दूतावास की होती है। तो वहाँ पे उच्चायोग में जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, तो उनकी जो नियुक्ति वहाँ पे एक किस्म से उनको परमिशन जो उनको अलाउ जो करता है वो सम्राट या महारानी ही अलाउ करती है। तो इसके अलावा जो भी जैसे विदेश सेवा में महत्वपूर्ण जो संधि समझौते होते हैं, युद्ध या शांति की घोषणा जो करने की जो पावर है, वो सम्राट के पास ही रखी गई है। हालांकि वो पावर जो है वो सैद्धांतिक तौर पर है, प्रैक्टिकली उसका जो यूज है वो कैबिनेट करती है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है वैधानिक शक्तियां। वैधानिक शक्तियों में क्या है? विधि निर्माण से संबंधित शक्तियां, यानी ऐसी पावर्स जो संसद से रिलेटेड है। अब संसद में बहुत सारे काम, एक तो अधिवेशनों को बुलाना सम्राट के नाम से बुलाया जाता है। इसके अलावा जब भी जैसे पहला जो अधिवेशन होता है, उसकी जो स्टार्टिंग है वो उसके संबोधन के साथ स्टार्ट होता है, जो सदन की जो कार्यवाही है। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का भी भाषण होता है उसी प्रकार से। इसके अलावा जैसे जो भी दोनों सदनों के द्वारा पास किए गए बिल होते हैं, वह तब तक कानून नहीं बनते हैं जब तक सम्राट या महारानी के उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं होते हैं। हालांकि कोई बंदिश नहीं है कि वो एक बार वो एक किस्म से वो वीटो लगा सकता है, सिग्नेचर करने से मना कर सकता है। लेकिन क्योंकि परंपराओं के आधार पर ही ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है वो कार्य करती है, तो एक परंपरा वहाँ पे यह भी एस्टेब्लिश हो गई है कि जो सम्राट है वह वीटो नहीं करेगा। वो जो जो भी बिल आया है तो उसको साइन करेगा, उसको परमिशन जो वो देगा, उसको पास कर, उसको अधिनियम बनवाएगा। ओके, नेक्स्ट जो पावर है वो है न्यायिक शक्तियाँ, यानी जुडिशियल जो नेचर की पावर है। अब जुडिशियल नेचर की पावर में एक तो जो भी जैसे न्यायिक जो अधिकारी होते हैं, अदालत से, कोर्ट से, न्यायपालिका से जुड़े जो अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति में उसकी भूमिका होती है, उसके नाम से ही उनकी नियुक्ति होती है। इसके अलावा जैसे जो भी जो न्यायिक जो जो फैसले होते हैं, उन फैसलों में भी कहीं न कहीं वो उसका एक रोल है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल एक पावर है कि वो क्षमा का अधिकार उसके पास होता है। तो ऐसा ही अधिकार वहाँ पे सम्राट या महारानी के पास भी होता है, यानी जो भी जैसे अपराधी हैं तो उनकी सज़ा को वो माफ़ कर सकता है या फिर घटा सकता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता धार्मिक कार्य। अब धार्मिक कार्य, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो सबसे अहम है। इसके अलावा अब चर्च की जो व्यवस्था है वहाँ पे, क्योंकि जो चर्च से ही पूरी कंट्रोलिंग होती है रिलीजियस जो एक्टिविटीज है वहाँ पे, तो चर्च का प्रमुख वो होता है। और चर्च से जुड़े जो मामले होते हैं या धर्म से जुड़े जो मामले होते हैं, प्रमुखता उसमें उसकी रहती है, उसका नियंत्रण रहता है। उससे उसकी किस्म से विदाउट उसकी परमिशन के धार्मिक कोई भी जैसे बड़े जो निर्णय हैं वो लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो धार्मिक क्षेत्र में भी व्यापक जो हो शक्तियाँ उसको मिली होती हैं, और जो चर्च के सम्मेलन है समय समय पर वो भी आयोजित किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है सम्मान का स्रोत, यानी जो राजा का पद है, वहाँ पे सम्राट का जो पद है या ताज को जो पावर मिली है, तो उसमें सम्मान का भी कहीं ना कहीं एक रोल है। और अब इसमें जैसे जो भी बड़े जो अवार्ड्स हैं इंग्लैंड की तरफ से, जो भी जैसे बड़ी पदवी है, कोई उपाधि है, अगर किसी को दी जानी है तो वो सम्राट या महारानी के हाथों ही जो हो वो दी जाती है। भारत के भी बहुत जो भी बड़े बड़े जो भी अलग अलग सेक्टर्स में जो कोई प्लेयर रहा है, कोई भी जैसे रहे हैं,
तो अलग-अलग हस्तियों को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा सम्मानित किया गया इंग्लैंड में, जो भी जैसे उनसे जुड़े हुए गतिविधियों में जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहा। तो इसी हिसाब से इंग्लैंड में जो भी बड़ा सम्मान पदवी कोई दी जाती है, तो जो हो वो ताज के द्वारा ही उसको दिलवाया जाता है, यानी ब्रिटेन के सम्राट या महारानी के द्वारा ही उसको दिलवाया जाता है। तो एक किस्म से सम्मानजनक जो कार्य है, तो उनसे रिलेटेड भी जो हो वो पावर्स सम्राट की वहां पर है। ओके। एक इसमें जैसे क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश सम्राट की स्थिति क्या है, यानी उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है उसकी यदि हम लोग बात करें। देखिए मेनली उसमें देखते हैं कि जो उसको वो संवैधानिक रूप से जो हो हेड ऑफ द स्टेट है, देश का अध्यक्ष है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके पास पावर नहीं है। संवैधानिक जो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका का वह प्रतीक है, उसको वह रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है, जो एक्चुअल जो एग्जीक्यूटिव है, वो प्रधानमंत्री है और उसकी मंत्री परिषद है। तो इसी हिसाब से एक तो उसकी जो पोजीशन है, स्थिति है, यहीं पर डिक्लेयर हो जाती है कि उसकी जो पोजीशन है वो संवैधानिक रूप से ही एक किस्म से देश के प्रमुख की है। अदरवाइज जो हो उसको मेजर कोई पावर जो हो प्रैक्टिकली वो यूज नहीं करता, अपनी इच्छा अनुसार पावर का यूज नहीं करता। तो इसके रिगार्डिंग एक जैसे स्टेटमेंट भी वहां पे कही जाती है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता है, सम्राट जो है वो कोई गलती नहीं करता है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि वो क्योंकि वो स्थिति से ही जुड़ी हुई है, तो इसमें ये जो एक अवधारणा है इसके रिगार्डिंग तीन तरीके के दृष्टिकोण वहाँ पे विकसित है। पहला दृष्टिकोण है वैधानिक दृष्टिकोण। और वैधानिक दृष्टिकोण में क्या है कि जो सम्राट जो कार्य करता है, तो वो क्योंकि अपनी इच्छानुसार नहीं करता है, वो खुद के अपने फैसले नहीं लेता है, उसको सरकार की तरफ से, मंत्रिमंडल की तरफ से जैसा करने के लिए कहा जाता है, वैसा ही वो जो है वो कर देता है, उसी आदेश की पालना वो कर देता है। तो लीगली उसको किसी भी काम के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है। कानूनी तौर पर वह किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के सामने जो है वो उसको दंडित नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, कोई आरोप उसको उसके ऊपर कानूनी तौर पर नहीं लगाया जा सकता। यानी वैधानिक दृष्टि से लीगल जो पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से सम्राट जो है वो किसी भी तरह की गलती नहीं करता है, क्योंकि जो भी वो कार्य करता है तो वो कैबिनेट की सलाह के ऊपर ही करता है। ओके। सेकंड जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण का सीधा मतलब क्या है कि इंग्लैंड में क्या कर रखी है, व्यवस्था क्या है। व्यवस्था ये है कि सम्राट जो हो वो संवैधानिक अध्यक्ष होगा, केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होगा। वो वैसा ही करेगा जैसा जो हो वो कैबिनेट की तरफ से उसको करने के लिए कहा जाएगा। तो संवैधानिक तौर पर ही व्यवस्था उन्होंने जब ऐसी बना रखी है कि वो तो एक किस्म से वो तो मजबूर है, उसको वही कार्य करने पड़ेंगे जैसा उसको करने के लिए कहा जाता है। तो संवैधानिक तौर पर भी उसकी कहीं पर उसका फॉल्ट नहीं आता है। जो भी अगर मान लो कोई गलत भी फैसला होता है तो उसमें उसका फॉल्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसको उस फैसले को लेने के लिए पर्याप्त जो है वो एक प्रोसेस रहा है, और उसी प्रोसेस को संवैधानिक तौर पर ब्रिटेन में मान्यता प्राप्त रहती है। ओके। थर्ड इसमें दृष्टिकोण है राजनीतिक दृष्टिकोण। यानी कोई भी जैसे कोई कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, मान लो कोई मंत्री है, तो कोई मंत्री राजनीतिक तौर पर किसी फैसले के लिए सम्राट की आड़ में जो हो वो, या सम्राट के को बेस बना के अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता है कि हाँ मैंने जो है ये जो काम मेरे से हुआ है, गलत कार्य हुआ है, तो ये मैंने सम्राट के कहने से किया था, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता। और एक बार जैसे एक मंत्री ने इस तरह की कोशिश करी थी, लेकिन उसके अगेंस्ट जो वो फिर स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो लिए गए, उसको देशद्रोह का मुकदमा उसके अगेंस्ट चला। तो इसी वजह से चला क्योंकि कि इन फ्यूचर भी इस तरह की स्थिति ना हो। 1679 में इस तरह की जो सिचुएशन है वो आई थी। तो इस हिसाब से यानी राजनीतिक रूप से भी जो फैसले लिए जाते हैं, तो या कोई राजनीतिक व्यक्ति है, या कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो अपने जो भी गलत कार्य होते हैं उनको उनके लिए वो सम्राट को किसी भी सतर पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि सम्राट उत्तरदायी ही नहीं है, सम्राट कोई गलती करता ही नहीं है। काउंटर जो सिग्नेचर
होते हैं वो मिनिस्टर के होते हैं, वो तब जाके अपने सिग्नेचर करता है। तो इस वजह से सम्राट जो हो विभिन्न पक्षों से जो हम लोग देख पा रहे हैं कि सम्राट जो है वो किसी प्रकार की गलती नहीं करता है। ये जो फैक्ट है वो इसी हिसाब से आगे बढ़ा, क्योंकि जो सिचुएशन है ब्रिटेन के सम्राट की, तो वर्तमान में जो है वो उसके पास कोई प्रैक्टिकली जो है वो पावर नहीं है, सैद्धांतिक तौर पर ही पावर दी गई है। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ी है कि जो ब्रिटिश ताज की व्यवस्था कर रखी है, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो ब्रिटिश सम्राट को के पास जो वर्तमान में जो पावर है वो किसी हिसाब से जो है वो ब्रिटेन के संविधान में दी गई है। ओके, थैंक यू।